गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस लेसन में इस लेसन का आखिरी भाग है। इस पहले हमने पढ़ा कि फ्रांस की क्रांति के द्वारा कैसे राष्ट्रवाद को भावना को आगे बढ़ाया, उसके बाद उदारवादियों, रूढ़िवादियों, रोमानी ने कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किया, कैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और पर्सा में कैसे परिवर्तन हुए। तो आगे हम इस लेसन को आगे बढ़ाते हुए और आरंभ करते हैं। 1871 जनवरी में जर्मनी में बहुत ज़्यादा ठंड थी। जर्मन राज्यों के राजकुमार और सेना और जो पर्सा के प्रमुख मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल में चल रही थी। सभा के पर्सा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। जर्मन राष्ट्र निर्माण की पर्सा राज्य की शक्तियों के प्रभुत्व को दर्शाता है या दिखाता है। नए राज्य में जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानून तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया और पर्सा द्वारा उठाए गए कदमों और उसकी कार्रवाइयों के लिए बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना। 1871 में जो सुबह थी वहाँ पर एक बहुत अच्छी बैठक चल रही थी, या ये कहें कि एक समारोह चल रहा था, जहाँ पर राजा बिस्मारक, ऑटोमान बिस्मारक, पर्सा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक चल रही थी। वहाँ पर जर्मन राष्ट्र निर्माण के लिए विचार चल रहे थे। मुद्रा, बैंकिंग और न्याय व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। बाकी पर्सा द्वारा उठाए गए कदमों के लिए उनका एक जर्मनी मॉडल बन गया था। इटली की तरह, जर्मनी की तरह भी इटली भी राजनीतिक विखंडनों का एक लंबा इतिहास है। जर्मनी अनेक राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग राज्यों में बिखरा हुआ था। 19वीं सदी तक इटली जो था वो 7 भागों में बंटा हुआ था, जिनमें से केवल एक सर्डिनिया पिडमोंट में एक इतालवी राजघराने का शासन था। बाकी सब जगहों पर ऑस्ट्रियाइयों के अधीन था। मध्य इलाकों पर पोप का शासन था और दक्षिण में स्पेन के राजाओं के अधीन था। इतालवी की भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था। अभी तक उसके जो क्षेत्र में थी या स्थानीय रूप से जो भी भाषाएं बोली जाती थी वही चल रही थी। 1830 के दशक में जूसेप मैत्सनी ने एक इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम पेश किया, जो उसने बताया कि उद्देश्यों को प्रसार करने के लिए यंग इटली नामक एक संगठन बनाया। 1831 से 48 तक क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी पिडमोंट के शासक विक्टर एनुमल दूसरे पे आ गई। इस क्षेत्र की शासक अभिजात वर्ग में नज़रों में इटली एक इटली उसके आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं पैदा करता था। प्रमुख मंत्री कावेर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने का आंदोलन का नेतृत्व किया, न तो क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखता था। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। फ्रांस से पिडमोंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि, जिसके पीछे कंवर का हाथ सा था, सर्डिनिया पिडमोंट 1859 में ऑस्ट्रिया बलों को हराने में कामयाब रहा। इटली जो था वो 19वीं सदी तक 7 भागों में बंटा हुआ था, जहाँ पर एक तरफ एक इतालवी राजघराना शासन करता था, बाकी जगह कहीं पोप था तो कहीं ऑस्ट्रियाओं के अधीन था। 1830 में जूसेप मैत्सनी ने इसको एक करने का प्रयास किया या एक विचार पेश किया। उसने एक यंग इटली नामक संगठन बनाया, जो 1831 से लेकर 48 तक क्रांतिकारियों की सफलता से युद्ध के जरिए इटावली को जोड़ने की जिम्मेदारी जो थी वो वहाँ के शासक विक्टर द्वितीय पर आ गई। इसकी नज़रों में इस क्षेत्र की शासक अभिजात की जो इस क्षेत्र के जो शासक थे उनकी नज़रों में जो था वो आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभाव बहुत ज़्यादा संभावनाएं इटली के लिए पैदा करता था।
इटली का प्रमुख मंत्री कावेर जिसने जो था उसने एक इटली को एक करने के आंदोलन का भी नेतृत्व किया। न तो वह क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखता था। वो इटली की भाषा से ज़्यादा फ्रेंच ज़्यादा अच्छी तरह से बोलता था। उसने एक चतुर संधि की जिसके पीछे कुंवर का हाथ था। 1859 में उसने ऑस्ट्रिया बलों को हराने में कामयाबी हासिल की। नियमित सैनिकों के अलावा ज्यूसेप गैरिबल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र सेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन हासिल किया। 1861 में एनिमल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया, मगर उस समय भी इटली के अधिकांश जो नागरिक थे वहाँ पर अनपढ़ता की दर जो थी वो काफ़ी अधिक थी। अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। दक्षिण इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबल्डी को समर्थन दिया था उन्होंने इटालिया के बारे में कभी ना सुना था और ना ही वे जानते थे कि वे मानते थे कि लॉर्ड टालिया विक्टर एम्मनुएल की पत्नी थी। वो देश के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन जो नाम जानते थे वो उन्होंने सोचा कि वो वहाँ के राजा की पत्नी है। ब्रिटेन की दास्ता कुछ विद्वानों का तर्क था कि राष्ट्र राज्य का मॉडल या तो आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है, राज्य मॉडल आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में राष्ट्र निर्माण अचानक हुई कोई प्रक्रिया का क्रांति का परिणाम नहीं था। ये बहुत लंबी चलने वाली एक प्रक्रिया का नतीजा था जो पहले ब्रिटानी 18वीं सदी के पहले जो ब्रिटानी राष्ट्र था ही नहीं। ये छोटे छोटे द्वीपों में बंटा हुआ था जिनकी पहचान वहाँ पर रहने वाले सभी जातियों से थी, जिनकी जो सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। लेकिन जैसे जैसे धन दौलत की जो अहमियत थी या सत्ता में जो वृद्धि की या वन द्वीप के अन्य अपना जो एक द्वीप को दूसरे अपने में मिलाने की जो होड़ बढ़ी थी, उसके लंबे टकराव के फलस्वरूप 1688 में जो राजतंत्र से ताकत थी वो छीन ली थी। संसद के माध्यम से एक राष्ट्र का निर्माण हुआ जिसका केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद ब्रिटेनी संसद में एंगल सदस्यों का दबदबा रहा। एक ब्रिटेनी पहचान के विकास का अर्थ यह था कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों को योजना तरीके से दबाया जाए। स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी जिन कैथोलिक कुर्दों में अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया, उन्होंने दमन का सामना करना पड़ा और स्कॉटिश हाईलैंड को अपनी गैलिक भाषा बोलने या राष्ट्रीय पहचान पोशाक पहनने की मनाही थी, उसमें बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ब्रिटेन जो था वो लगभग 18वीं सदी तक कोई राष्ट्र नहीं था, छोटे छोटे द्वीपों में बंटा हुआ था। लेकिन जैसे ही एक राष्ट्र की सत्ता की भूख और शक्ति का प्रदर्शन या धन की लालसा बढ़ी या एक दूसरे के द्वीप पर कब्जा करने की लालसा बढ़ी, तो ये एक राष्ट्र 1688 में है, वहाँ की संसद ने राजतंत्र से ताकत छीन ली और एक नए देश का निर्माण हुआ जिसका केंद्र जो था वो इंग्लैंड में था। इसके साथ स्कॉटलैंड को भी जोड़ा गया जिसे एक्ट ऑफ यूनियन का नाम दिया गया। स्कॉटलैंड के लोगों को ना तो उनकी भाषा बोलने का आज़ादी थी, ना ही उनकी राष्ट्रीय पोशाक पहनने को, तो जिसके कारण बहुत से लोग अपने देश को छोड़ने को मजबूर हुए। आयरलैंड का भी ऐसा ही हाल हुआ था। वहाँ पर जो देश था जो दो धर्मों के अंदर बटा हुआ था, कैथोलिक और प्रोटेस्ट। अंग्रेज़ों ने ज़्यादा जनसंख्या वाले धर्म वाले लोगों को सहायता प्रदान की और अपना प्रभुत्व बढ़ाने में मदद की, जिससे दूसरे धर्म के लोगों का जो विद्रोह था वो दब गया। और वॉल्फ टाउन और यूनाइटेड आयरिशमैन
की अगुवाई में एसफल विद्रोह के बाद आयरलैंड को जो था बलपूर्वक इंग्लैंड में शामिल कर लिया गया। एक नए ब्रिटेनी राष्ट्र का निर्माण हुआ जिस पर हावी अंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। नए ब्रिटेन के चुनाव चिन्हों, प्रतीक चिन्हों, ब्रिटानी झंडा और राष्ट्रीय गान को बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र के सहयोग से इस महातत्व सहयोग में रह गए। राष्ट्र की दृश्य कल्पना, किसी भी राष्ट्र शासक को एक देश की कल्पना करना इतना एक चित्र या मूर्ति के द्वारा अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु किसी भी राष्ट्र का चेहरा कैसा हो ये बहुत मुश्किल है। 18वीं और 19वीं शताब्दी के कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया। कहें तो दूसरे शब्दों में देश को यूं दिखाया जैसे कोई यह व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्र को नारी भाषा में पेश किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी को चुना गया वैसा में कोई महिला थी ही नहीं। वह तो केवल एक राष्ट्र के विचार को प्रदान करने वाली, अमूर्त विचार को ठोस प्रदान करने वाली थी, यानी छवि, देश की एक छवि का प्रतीक बन गया था। आपने पढ़ा होगा फ्रांस की क्रांतिकारी के दौरान न्याय, स्वतंत्रता और गणतंत्र जैसे विचारों व्यक्त करने के लिए उन लोगों ने किसी नारी का प्रयोग, रूपक चिन्ह का प्रयोग किया। इन आदर्शों को विशेष रूप से प्रतीकों को व्यक्त किया गया, जैसे कि आपको स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी हुई जंजीर और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिलाओं का दिखाया गया जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है या वह तराजू है। इस प्रकार नारी रूपकों का इस्तेमाल करके 19वीं शताब्दी में किया गया। फ्रांस में उस समय ईसाई नामक मारियान दिया गया जिसे जन राष्ट्र के विचारों को दिखाया गया। उसका चिन्ह भी स्वतंत्र और गणतंत्र थे। लाल टोपी, तिरंगा और कलगी मरियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की छवि आती रहे और उसमें तामाद स्थापित कर सके। मरियान की छवि सैनिकों और डाक टिकटों पर भी अंकित की गई। इसी तरह जर्मनियम में जर्मन राष्ट्र को रूप बनाया गया जो एक बालूत वृक्ष का पत्तों का मुकुट पहनती थी, क्योंकि जर्मन बालूत वीरता का प्रतीक है। राष्ट्रवाद और समाजवाद 19वीं शताब्दी के अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी उदारवादी स्वभाव नहीं रहा जो उसके पहले दौर में था। अब यह एक छोटा सिद्धांत, एक बहुत संकीर्ण सिद्धांत बन गया। इसके बीच के दौर में राष्ट्रवादी एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अनुदार का अर्थ होता है कि एक दूसरे के ऊपर दुश्मन बनते चले गए। साथ ही प्रमुख शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की इस्तेमाल किया। राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया गया। 1871 के बाद गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का जो स्रोत था वो बाल्कन क्षेत्र था। इस क्षेत्र की जो भौगोलिक भिन्नताएं या जातीय भिन्नताएं थे वो रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनानिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया शामिल थे। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। बाल्कन का एक बड़ा क्षेत्र ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन रूप में रोमानी राष्ट्रवाद की विस्फोट हो गई। 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों को मजबूत बनाना चाहा, किंतु इसमें बहुत कम सफलताएं मिली। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय जो राष्ट्र थे उसके चुंगल से निकलकर स्वतंत्र हो गए। राष्ट्रीय का आधार अधिकारों का दिया गया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु जो विदेशी ताकत थी उन्होंने उनको अपने अधीन कर लिया। अंत में बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही समूहों ने अपने संघर्ष को लंबे समय तक खोई आज़ादी के रूप में प्रयास में देखा। जैसे जैसे राष्ट्रीय पहचान को अपनी राष्ट्रीय पहचान को स्वतंत्रता की परिभाषा लय करने की कोशिश की गई, उस क्षेत्र में टकराव और बढ़ गया। बाल्कन राज्य एक दूसरे से
बहुत द्वेष रखते थे और हर राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा हथियाने की कोशिश करता, क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा हो गई और यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार, उपनिवेशी और नौसैनिक ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी, उससे प्रतिस्पर्धाएं खुलकर सामने आ गई। रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी की यह ताकतें बाल्कन पर अन्य शक्तियों को पकड़ को कमज़ोर करके युद्ध में अपने प्रभाव को आगे बढ़ाने की थी और इसमें कई युद्ध हुए और प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ। तो बच्चों हमने इस लेसन में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा और यूरोप में राष्ट्रवाद और समाजवाद के बारे में पढ़ा। कैसे फ्रांस से आरंभ प्रेरणा लेकर पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना इस लोगों के अंदर आई और कैसे उदारवादियों, रोमानियों और रूढ़िवादियों ने अपना इस राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में मदद की और वो कैसे राज्य को स्थापित करना चाहते थे वैसे शामिल किया। कैसे हमने यहाँ पे जर्मनी का एकीकरण पढ़ा, इटली का एकीकरण पढ़ा और ग्रेट ब्रिटेन कैसे बना, किन देशों से मिलकर बना। इसके अलावा बाल्कन क्षेत्र में किस प्रकार बाल्कन क्षेत्र स्वतंत्र हुआ, ये सब कुछ आज इस लेसन में पढ़ा। तो अगले वीडियो में हमने इस लेसन के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। धन्यवाद।